Hello everyone, this is Mithania Kandil and I'm here with another video of कानून शहादत ऑर्डर। आज तक की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 8 तक। लेट्स गेट अ शॉर्ट रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। आर्टिकल 8 तक, आर्टिकल 4 से आर्टिकल 8 तक हमने पढ़ा प्रिविलेज कम्युनिकेशन को, एंड आज की वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डिस्कस करता है। एज यू नो कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो होती है द कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स डिस्क्लोजर, यानी ज़बरदस्ती आप जिसको डिस्क्लोज़ नहीं करवा सकते, ठीक है। एंड कानून शहादत ऑर्डर का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 4 से 14 तक डील करता है इस कम्युनिकेशन के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 9 को। आर्टिकल 9 जो है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के साथ डील करता है। सो अब हम अपने आर्टिकल को लाइन टू लाइन देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। ये कहता है कि किसी भी एडवोकेट को, ठीक है, शैल का वर्ड यूज़ हुआ है विद ग्रेटर फोर्स। हमें वो ये बताना चाह रहे हैं दैट इट इज़ बाउंडिंग, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बाइंड कर रहा है, ठीक है। एट एनी टाइम बी परमिटेड, यानी किसी भी वक्त किसी भी एडवोकेट को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। परमिटेड के वर्ड से आपको अंदाज़ा होगा कि वी मेक टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर वो एडवोकेट देना चाह रहा है, कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना चाह रहा है और उसको लॉ ये इजाज़त नहीं दे रहा। सो नेक्स्ट उन्होंने बताया अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कॉन्सेंट, यानी अब जो उस एडवोकेट का क्लाइंट था उसने एक्सप्रेसली, ठीक है, उसको ये कॉन्सेंट दे दी, उसने उसको ये इजाज़त दे दी कि तुम डिस्क्लोज़ करो, तो ठीक है, वो एडवोकेट डिस्क्लोज़ कर सकता है उस कम्युनिकेशन को। अब यहाँ से इस कंडीशनल क्लॉज को आप एक्सक्लूड कर दें तो इसका मतलब ये बनता है कि नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स and for the purpose of his employment as such advocate। सो आर्टिकल हमें ये बताता है कि अगर कोई भी क्लाइंट किसी भी एडवोकेट को हायर करता है उसकी सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है, अब उस एडवोकेट को बिल्कुल ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उसके नॉलेज में या उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन की जाए जो कि वो क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहा है अपने एडवोकेट के साथ अपने केस से रिलेटेड, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी वो एडवोकेट किसी भी सूरत किसी भी तीसरे बंदे के सामने या कोर्ट के सामने लाकर नहीं रख सकता, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। आगे आर्टिकल ये बता रहा है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अब या तो वो क्लाइंट ने ख़ुद वो कम्युनिकेशन की और या फिर उस क्लाइंट के बिहाफ पर किसी भी दूसरे बंदे ने वो कम्युनिकेशन उस एडवोकेट के साथ की, तो वो दोनों सूरतों में प्रोटेक्टेड है कि आप उसको फोर्सफुली डिस्क्लोज नहीं करवा सकते उस कम्युनिकेशन को। और टू स्टेट द कंटेंट्स और कंडीशंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विद विच ही हैज़ become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। अब यहाँ पर अगर उस एडवोकेट को जब हायर किया गया और इसके बाद उसके नॉलेज में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया और उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कंडीशन या फिर कोई भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई चीज़ें जो कि उसके नॉलेज में आई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब से उसको हायर किया हुआ था, तो ऐसी तमाम कंडीशंस और ऐसे तमाम कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को भी वो डिस्क्लोज़ नहीं करवा सकते आप ज़बरदस्ती, ठीक है। ये प्रिविलेज हासिल है उस एडवोकेट को कि वो ना बताना चाहे तो वो नहीं बताएगा, ठीक है। और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। अब जब से उस एडवोकेट ने उस अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो अब उसके बाद से जो भी उसने एडवाइस दी अपने क्लाइंट को, ठीक है, अपने केस से रिलेटेड, तो उसको भी डिस्क्लोज़ नहीं करवा सकते आप, वो भी आप ज़बरदस्ती उससे नहीं पूछ सकते। अब यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं नेक्स्ट प्रोविजो में कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि डिस्क्लोज़ करवाई जा सकती हैं और वो एक वकील जो है वो कोर्ट के सामने रख सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। मज़ीद ये कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि कोर्ट्स जो है वो डिस्क्लोज़ करवा सकती है। एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज़,
यानी कोई भी ऐसा पर्पस है, कोई भी इलीगल काम है जिससे रिलेटेड एक एडवोकेट के साथ कम्युनिकेशन करता है क्लाइंट, तो अब एडवोकेट के पास ये राइट है कि वो कोर्ट के सामने ये चीज़ जाकर डिस्क्लोज़ करे और कोर्ट को ये बताए। एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी एडवोकेट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि किसी एडवोकेट ने खुद ऑब्जर्व किया, उसकी नॉलेज में आया, उसकी अंडरस्टैंडिंग में आया, in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment। अब ऐसा कोई फैक्ट जो कि एडवोकेट की समझ में आ जाता है कि जब से उसने उस क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया या उस क्लाइंट के साथ साइन अप किया, ठीक है, उसका केस लिया, तो उसके बाद से कोई ऐसा क्राइम या फ्रॉड जो कि उस क्लाइंट ने किया है वो अब अपने एडवोकेट की नॉलेज में आ चुका। Whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of client। अब चाहे वो उसकी नॉलेज में आया तो अब क्लाइंट ने खुद उसको बताया या फिर क्लाइंट की बिहाफ पर किसी और बंदे ने बताया आके एडवोकेट को कि हाँ ये फ्रॉड कमिट किया है, हमने किया है और तुम हमें रिप्रेजेंट करो, या फिर एडवोकेट ने खुद नोटिस किया वो, तो ऐसी सूरतों में एडवोकेट के पास राइट है, वो कोर्ट के सामने जाकर ये चीज़ रख सकता है और वो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कॉन्टीन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज़ सीज्ड। अब ये ऑब्लिगेशन है, अब ये ड्यूटी है एक एडवोकेट की कि जब उसको फ्रॉड और क्राइम का पता चले कि जो कि उसके क्लाइंट ने कमिट करने की कोशिश की है, या फिर कोई ऐसी भी चीज़ आए जो कि इलीगल एक्ट करना चाह रहा है उसका क्लाइंट, तो ऐसी सिचुएशन में ये उसकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, चाहे वो क्लाइंट दोबारा से एक नया एडवोकेट हायर कर लेता है, लेकिन अगर उस एडवोकेट की नॉलेज में वो चीज़ आ चुकी है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट के सामने ये चीज़ लाए और कोर्ट को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करे। ओके, इस आर्टिकल की इलस्ट्रेशंस को हम रीड करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। इलस्ट्रेशन ए अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट। ए जो कि क्लाइंट है वो बी को कहता है, बी उसका एडवोकेट है, राइट। I wish to obtain possession of property by the use of forged deed on which I request you to sue। अब एक क्लाइंट आके अपने एडवोकेट को कहता है कि मैं एक ज़मीन का या किसी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेना चाहता हूँ और मैं वो कब्ज़ा लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो कि नकली होगा, ठीक है, जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंट होगा, जो कि एक फ़ेक डीड होगी, ठीक है, वो रियल नहीं है, वो एक फ़ेक डीड है, ठीक है, फोर्ज्ड है, जो कि मैंने ख़ुद से बनाई है, और मैं ये चाहता हूँ कि उस डीड की बेसिस पर हम एक केस फ़ाइल करें, तुम मेरा केस फ़ाइल करो, तुम मेरा केस लड़ो और मुझे उस ज़मीन का या उस प्रॉपर्टी का एक कब्ज़ा ले कर दो। द कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो कम्युनिकेशन हुई, ये जो बातचीत हुई, ये बेसिकली क्रिमिनल पर्पस के लिए थी, एक गलत काम था, एक ऑफेंस था जो कि वो क्लाइंट कमिट करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि उसका एडवोकेट उसकी हेल्प करे उसमें, ठीक है, एक फोर्ज डीड की बेसिस पर एक ज़मीन का, एक प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेकर दे उसको। तो दिस इज़ फॉर द क्रिमिनल पर्पस, और ये कम्युनिकेशन किसी भी सूरत प्रोटेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर एडवोकेट की ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो इसको डिस्क्लोज़ करे और कोर्ट के सामने ये चीज़ कोर्ट के नॉलेज में लाए। इलस्ट्रेशन बी को रीड आउट करते हैं। A being charged with embezzlement retains B an advocate to defend him in the course of the proceedings। ठीक है, A जो था उस पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है, ठीक है, उसने कोई पैसों के अंदर जो है वो गड़बड़ की, राइट। अब यहाँ पर उसने B को अपना एडवोकेट रखा ताकि B उसको एज एन एडवोकेट डिफेंड कर सके उस कोर्ट के अंदर, उन प्रोसीडिंग्स के अंदर। B observes that an entry has been made in A's account book charging A with a sum said to have been embezzled। अब यहाँ पर जो इल्ज़ाम A पर लगा है खुर्द बुर्द का, ठीक है, जितनी अमाउंट का उस पर इल्ज़ाम लगा कि इसने इतने पैसे जो हैं वो आगे पीछे कर दिए हैं, राइट। सो अब B जो एडवोकेट है उसको जब हायर किया गया उसके बाद उसकी नॉलेज में ये चीज़ आती है और वो ऑब्ज़र्व करता है एक बुक जो कि ए ने मेंटेन कर रखी थी, अकाउंट बुक थी जिसके अंदर उसने एंट्रीज़ कर रखी थी उस मनी या उससे रिलेटेड, ठीक है, वो अमाउंट मेंशन कर रखी थी और वहाँ पर उसने एक एंट्री कर रखी थी, वहाँ पर कुछ अमाउंट की गड़बड़ उसको वहाँ पर नज़र आती है, ठीक है, उसके एडवोकेट को।
विच एंट्री वॉज नॉट इन द बुक एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर जब उस एडवोकेट को हायर किया गया तो ये एंट्री या ये अमाउंट तब उस बुक के अंदर नहीं लिखी हुई थी। दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व बाय बी इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक फैक्ट है जो कि जब उसने एम्प्लॉयमेंट शुरू की, जब वो उसका वकील बना, ठीक है, जब वो ए का वकील बना और जब उसने उसका केस लिया तो उसके बाद ये फैक्ट, ये हक़ाइक़ जो है उसके सामने आए और उसके नॉलेज में आए। शोइंग दैट अ फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अब जब उसने उसका केस लिया और उसके बाद उसके नॉलेज में ये चीज़ें आईं और उसके बाद ये सब वाक़या हुआ, तो अब उसके नॉलेज में जब आ जाता है तो वो बाउंड है कि वो कोर्ट के सामने ये चीज़ डिस्क्लोज़ करे। ये कम्युनिकेशन प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस एडवोकेट की ड्यूटी है कि उसकी नॉलेज में एक ऐसा फैक्ट आया कि जिसके अंदर से पता चला कि उसके क्लाइंट ने एक फ़्रॉड कमिट किया है, ठीक है, और वो फ्रॉड तब कमिट हुआ कि जब उसकी एम्प्लॉयमेंट उस क्लाइंट के साथ स्टार्ट हुई और उसके बाद। तो जब उसके नॉलेज में ये चीज़ आ जाती है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू ब्रिंग दिस मैटर बिफोर द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन। ओके, सो दिस इज़ नॉट प्रिविलेज कम्युनिकेशन। यहाँ पर इस कम्युनिकेशन को प्रिविलेज हासिल नहीं है। ओके, सो इन टुडेज़ वीडियो हम आर्टिकल 10 को भी इसी के साथ इंक्लूड करेंगे। Article 10 says Article 9 to apply to interpreters. The provisions of Article 9 shall apply to interpreters and the clerks or servants of advocate. यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस तरह से एज इट इज़ ऊपर आर्टिकल 9 था, उसी तरह से वो सारी जो कंडीशंस हैं, जो सारी ड्यूटीज़ हैं, वो सारी उसी तरह से क्लर्क्स की भी होती हैं, जो उन एडवोकेट्स के क्लर्क्स हैं, ठीक है, उनके जो सर्वेंट्स हैं या उनके जो इंटरप्रेटर्स वगैरह हैं, ठीक है, इन सारों की, ठीक है, जो उससे जुड़े हुए हैं। अब इन सब की भी एज़ इट इज़ ये ड्यूटी है कि जो क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन के नॉलेज में आए, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड है, अगर कोई ऐसा फैक्ट है कि जिससे उन्हें पता चला कि वो क्लाइंट जो है वो फ्रॉड कमिट कर रहा है, तो लाइक वाइज जैसे ही ड्यूटी एडवोकेट की है कि वो इसको डिस्क्लोज़ करे, उसी तरह से ये क्लर्क्स, ये इंटरप्रेटर्स, ये सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स, ये भी बाउंड हैं कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन को कोर्ट के सामने लाएँ एंड इनको यहाँ पर प्रिविलेज हासिल नहीं है, ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 9 एंड 10। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आर्टिकल 11 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर, दैट इज़ अगेन अबाउट प्रिविलेज कम्युनिकेशन। सो फॉर फर्दर स्टडी स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।